अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने और तनहा करने की साजिश नाकाम हो गई है। भारत किसी भी तरह पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने पर तुला हुआ है। पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने रिवायती हरधर्मी दिखाते हुए इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर ही कर दिया। यही नहीं बल्कि भारत ने आलमी रहनुमाओं को भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए दबाव डालने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम होता हुआ ही नजर आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज भारतीय सहाफ़ी के पुलवामा हमले पर पाकिस्तान मुखालिफ सवाल के जवाब में बस यही कहा कि वो मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे, जबकि सऊदी वली अहद ने अपने दौरे के दौरान दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मजम्मत करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पेयो ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया था, लेकिन अब अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तरद करते हुए भारत को मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। इसी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और आपके लिए सवाल इस तरह से है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ आलमी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ करने का मंसूबा नाकाम। ट्रंप और सऊदी अरब के सफीर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। आलमी सतह पर भारत की नाकामी की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन। सबसे पहले हफीजरा न्यारी साहब की तरफ जाएंगे। न्यारी साहब, दुनिया का स्टांस कुछ मुख्तलिफ ही नजर आ रहा है इस मामले पर। पहले की मुनासबत भारत के साथ देते हुए इतना नजर नहीं आ रहे। आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल में क्वेश्चन तो जो डिस्कशन है वो तो इसमें हो सकती है और किसी भी जावे से हो सकती है, लेकिन जो आपका जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह सवाल की जो है उस तरीके से जो भी डिस्कशन उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, भारत तो जो कोशिश कर रहा है वो कर रहा है, और आया वो पाकिस्तान को तनहा करने में कामयाब हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपने जो हम कह रहे हैं कि सऊदी वजीर खारजा से एक पिन पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने उनका वही जवाब दिया जो किसी भी वजीर खारजा को देता है कि बिल आखिर हमारे को सऊदी अरब से तो तल्लुकात थे, और फिर एक दिन पहले उनका दौरा इख्तिताम हुआ है जिसमें वो खुद भी मौजूद थे और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पे जिस तरीके से हम शीरो शक्र रहे और एक बहुत ही हाई फाई दौरा रहा और बहुत ही एक दूसरे को ग्रीटिंग्स हुई, उसके बाद ये कहना कि जी वो छूटते हुए जाके पाकिस्तान की मजम्मत करना शुरू कर देते या भारत को सवाल करते वो कहते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना था। लेकिन देखें, भारत ने बावजूद है कि सारी दुनिया कन्विंस्ड है कि एक उससे एक बहुत बड़ा झूठा काम किया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अपने मानदाना कोई ख़ास किस्म का एजेंडा लेके उसको आगे बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए। तनहा से ज़्यादा ये है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ी वारदात करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने एक चीज़ घड़ी, उसमें जहाँ आपने पॉम्पियो का कहा है वहाँ आपने जॉन बोल्टन जो है उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने तो इतना सख्त बयान दिया कि मुझे तकलीफ हुई, बल्कि मुझे बंदा कहता है कि इसको जो है ना शर्म नहीं आई इस तरह की बयान देने की। फिर व्हाइट हाउस इसी मामले पे इंडिया की सपोर्ट में जॉन बोल्टन ने, फिर व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने भी यही बात, डोनाल्ड ट्रंप के बयान की ज्यादा अहमियत नहीं होगी बतौर सदर? बिल्कुल सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई पाकिस्तान को एक्सोनरेट नहीं किया या इंडिया को उसने झुकलाया नहीं। उन्हें आखिर में फिक्र, लेकिन न्याय साहब, डोनाल्ड ट्रंप मशहूर है अपने अंदाज की वजह से, जो कि ट्विटर पर भी बहुत दफ़ा पाकिस्तान मुखालिफ, अभी रिसेंटली बातें जो होती रही उसमें उनका क्या था स्टांस। तो आप नहीं समझते कि इस तरह का सवाल जब किया जाता तो उनका मुख्तलिफ भी रवैया हो सकता था, बजाय इसके कि वो कहते बातचीत करें, जो पाकिस्तान का अपना भी मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म साहब उन्होंने देखें एक बात कही है, अब उसका मतलब जो है उसने कहा जी बड़ी हॉरिफाइंग इतलात आ रही है जब सवाल हुआ, और इसके लिए मैं मजीद कुछ कहूँगा। ये वो चीज़ है जो हम समझते हैं हमारे फेवर में गई है या एक न्यूट्रल थी, क्योंकि उससे पहले इसी बयान के अंदर पहले जो फ्यू सेंटेंसेस हैं उसने कहा कि डेडली, हॉरिफाइंग, जैश मोहम्मद, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की। शॉर्ट ऑफ दैट फिर फ्रांस ने कहा जी हम इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएंगे, हम FATF में हम इसको ग्रे एरिया में रखाएंगे। तो इंडिया को कुछ मुल्कों से बिला वजह गैर सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है और उनको करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखें, आप मत भूलें ईरान के साथ इंडिया की इतनी ईरान के बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है, फाइनेंशियल भी। इसके बावजूद सऊदी अरेबिया ने वो भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन बनी है इंटरनेशनल सिनेरियो पे इस वक्त।
और कुछ नहीं पता कि ये ऊँट ठीक जो है है साहब। किस कवरेट पूरी तरह बैठेगा। बड़े बड़े चौहादी सही। जो सफारतकारी के हैं वो भी पूरी तरह असेस करने से मैं मामूल के मुताबिक मुतासिर ही है। बात है। आपके लेकिन ख्याल में आगे जाएंगे हमें शहजाद हमें साहब की अपना तरफ? काम ठीक करना न्याय होगा साहब। अलग फ्रंट पे। ठीक है न्याय साहब, इस वक्त आगे बढ़ेंगे। शहजाद साहब, सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो अभी न्याय साहब तो ये कह रहे हैं कि जो उनके वजीर खारजा ने बयान दिया, कोई भी वजीर खारजा ऐसा ही बयान देता। आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी इसमें नजर आया? क्योंकि बहुत दफा जो भारतीय सहाफी हैं उन्होंने रिबटल किया, उनसे दोबारा जानने की कोशिश की, लेकिन उनका मौकिफ पे कायम रहे वो अपने मौकिफ पे। जी, मैंने सुना है वो इंटरव्यू का हिस्सा सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का, और मेरे ख्याल से इस पे ठीक कह रहे हैं नियाजी साहब के पाकिस्तान का बड़ा एक मुस्बत दौरा था, और अगर कोई वहां पर एंकर उनसे ये सवाल करे और ये पूछे कि पाकिस्तान को कंडेम आप क्यों नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से कंडेम वो बिल्कुल नहीं करते, और उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान से ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि इस पर्टिकुलर हमले की मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है। अगर आप उनका मीडिया भी देखें, हेरसे पे बात कर रहा है, कभी कोई ऑडियो उठा के ले आते हैं, कभी कोई वीडियो, कभी कहते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट कैमराज हैं वो दिखा रहे हैं कि फलाना जगह हेडक्वार्टर है, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन वैसे कोई एविडेंस नहीं दिया है इंडिया ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। और मेरे ख्याल से एक रियलाइजेशन भी है दुनिया भर में कि ये जो कश्मीर में अब हो रहा है, ये कश्मीर की एक अपनी मूवमेंट है। पाकिस्तान माजी में तो पाकिस्तान पे बहुत सारे इस पे इल्जाम लगते रहे, पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर भी बात होती रही, लेकिन अब ये एक आहिस्ता आहिस्ता सेंस डेवलप हो रही है कि ये कश्मीरियों की अपनी मूवमेंट है। ये भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करें, क्योंकि उनका बयान मुख्तलिफ था, जो व्हाइट हाउस का इससे पहले आया या फॉरेन मिनिस्टर का आया था, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त जितने कीन डोनाल्ड ट्रंप हैं अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए, उतने कीन शायद उनकी गवर्नमेंट नहीं है, ना ही उनकी डीप स्टेट है। ये ख्वाहिश डोनाल्ड ट्रंप की है कि जल्द से जल्द जो है अफगानिस्तान से ट्रूप्स को विड्रॉ करें। आपको पता है उनका भी एक बिजनेस माइंडसेट है। वो कहते हैं कि अरबों डॉलर हम वहां पे खर्च कर रहे हैं, हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जल्दबाजी में है, वो जल्दी अपनी ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। डीप स्टेट हो या उनके बाकी गवर्नमेंट, वो इतनी तेजी में नहीं है। तो शायद उनको ये पता है कि पाकिस्तान इसमें एक किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। पहले उनके ट्वीट्स पाकिस्तान के बारे में बड़े खतरनाक थे, अब वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं पाकिस्तान के इस रोल को। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह है कि उन्होंने एक मोहतात रवैया अपनाया और पाकिस्तान के बारे में कोई सख्त बयान नहीं दिया उन्होंने। ये वजह हो सकती है। ठीक, रीमा, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की, एक दिन पहले की डेवलपमेंट है ये भी, उनके वहाँ पे मेंबर्स ने कहा है कि भारत जो है वो कश्मीर में मुदाखलत ख़त्म करनी चाहिए भारत को। तो आलमी सतह पर तो अब तो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। इसकी कितनी अहमियत है इस वक्त में ये डेवलपमेंट होना? जी शुक्रिया अब्सा। बिल्कुल, ये यूरोपियन यूनियन और उस यूरोपियन पार्लियामेंट, और उससे पहले पिछले साल मेरा ख्याल है जो सबसे अहम एक रिपोर्ट सामने आई, वो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यूएन की जो रिपोर्ट थी कश्मीर पे, वो आई। और वो पहली यूएन की इस नौयत की रिपोर्ट है जिसमें बहुत वाज़े तौर पे कहा गया कि भारत की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में अब बहुत ही एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं, वो वायलेंस को जन्म दे रही हैं, उसका रिस्पांस वायलेंस में वो फेयर कर रहे थे आय का, और उन्होंने काफ़ी वाज़े तौर पे कंडेम की इन एट्रोसिटीज़ को। और उसके बाद हमने और भी देखा, वही इंसानी हकूक़ की तंजीमें जिनको पाकिस्तान में हम ट्रेटर्स कहते हैं, फॉरेन एजेंट्स कहते हैं, उन्होंने ही इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, डॉक्यूमेंट किया। फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो हो रही हैं कश्मीर में, मैस ग्रेव्स का इशू, और वहाँ पे पैलेट गन्स का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पूरा जो मैंने देखा है एक वाज़े डिफरेंस है अब दुनिया कश्मीर को किस तरह देखती है, और अब इसकी एक्सेप्टेंस है कि भारतीय जो रियासत है वो वहाँ पे बर्बरियत कर रही है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अब एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी हैं। और सिर्फ कश्मीर में नहीं, बाकी मुल्क में भी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, जो विजिलेंटिज्म है काउ प्रोटेक्शन के नाम पे, उस पे, इसके अलावा वहाँ पे किस तरह और भी इस तरह के रियासत की तरफ से जो वायलेशंस है और किस तरह वो डिफरेंट तरह के वायलेंस को जन्म दे रही है, उस पर बहुत बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है एक तरफ तो ये एक वाज़े डिफरेंस है, दूसरी तरफ ये भी अक्सर, लेकिन हमें मेरा ख्याल है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इस वक्त शायद भारत जो है वो नाकाम रहा जो वो चाहता था उसमें, लेकिन मसूद अजहर का
जो सिक्योरिटी काउंसिल का किस्सा है वो अभी भी चल रहा है। चाइना ब्लॉक कर रहा है उनका नाम ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है उसमें डालने से, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव है पाकिस्तान पे कि वो ठीक। ये जो खुद इकदाम है खुद लें कि पाकिस्तान में अगर कोई लोग हैं, कोई तंजीमें हैं जो सही। दहशतगर्दी में मुलविस हैं, ठीक। हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो हमें सही। FATF का मामला भी चल रहा है, तो लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना सही। चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में बिल्कुल सही लेकिन बात दूसरी है, तरफ ठीक, भारत जो है उस आप पे ये भी कह रही तनकीद हैं ठीक, आलमी तौर पे हो रही है। ठीक, बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि आगाही ज़रूर लोगों को हो गई है कि कश्मीर की दुनिया भर को कि कश्मीर की अपनी मूवमेंट है। ये इरशाद साहब इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक पाया जा रहा है, हमारे तजियाकार कह रहे हैं कि अब दुनिया को नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब आपके ख्याल में भारत किस तरीके से आलमी जो अटेंशन है वो दोबारा से हासिल करेगा, किस तरह से लॉबी करेगा दुनिया भर में? देखिए, दो वजह हैं। पहले तो इस सवाल का जवाब, दो वजह हैं। एक है कि इल्ज़ाम कहानी झूठी थी, दूसरी हमारी बेहतर खारजा पॉलिसी थी। इल्ज़ाम कहानी इसलिए झूठी घड़ी गई कि कुलभूषण का मामला आपको पता है आलमी अदालत में है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बदनामी का है कि उनका सर्विंग अफसर इस वक्त बलूचिस्तान से पकड़ा हुआ है, और वो है 17 मरतबा पाकिस्तान आने वाला, 12 साल से दहशतगर्दी कराने वाला। इसलिए भी झूठी कहानी घड़ी गई कि मोदी को अपनी गिरती साख, कम होती मकबूलियत और अगले इलेक्शन के लिए कोई जहरीला मवाद चाहिए था। आपको पता है मोदी ने क्या इलेक्शन में वादे किए थे? यानी 3-4 आपको, यानी सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आप कुछ भी ना हुआ। भारतीय काश्तकारों को 50% इजाफे का वादा, कुछ भी ना। मुल्क से लूटे गए पैसे वापस लाने का एक बिजनेसमैन के अलावा कुछ भी ना हुआ। 100 जदीद शहर बनाऊंगा, कुछ भी ना हुआ। राम मंदिर की दोबारा तामीर, कुछ भी ना हुआ। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों के अकाउंट्स में 15 लाख जमा करवाऊंगा, कुछ भी नहीं। भारतीय रुपए की कदर में इजाफा होगा, कुछ भी नहीं। दरियाए गंगा को साफ करने का वादा, यानी वो गंगा भी मैली है। तो इसलिए मोदी साहब को चाहिए था कि ये कहानी कोई एक जहरीला मवाद है और कहानी घड़ी। ये कहानी इसलिए भी झूठी कि भारत का अपना मीडिया भी कहने लग गया है कि ये कोई सिलसिला बन नहीं रहा। फारूक अब्दुल्ला ने आपके सामने, भारतीय फोर्सेस के तमाम रिटायर अफसर तकरीबन 80% कह चुके हैं। खुद को शमरावर उस्मान डार के वालदैन और सब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को जुटला चुके हैं। दूसरी वजह है मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी। गुजरे 6 महीनों में इमरान हुकूमत ने अगर किसी शोबे में कुछ बेहतरी दिखाई है तो वो खारजी मुहासबा है। ट्रंप को उसकी ज़बान में जवाब देना, बिलाशुबा अब ट्रंप को हमारा अफगान तावन चाहिए, लेकिन ट्रंप को बहुत अच्छा जवाब दिया था। करतारपुर राहदारी खोलना, UAE से बिगड़े तल्लुकात बेहतर करना, चीन को यकीन दिलाना कि सब मुआहदों की पासदारी होगी, मलेशिया, तुर्की, कतर से मुसलसल राब्ते रखना, और सऊदी अरब से तल्लुकात और मामलात आपके सामने हैं। लिहाजा झूठी कहानी का नुकसान भारत को हुआ और बेहतर खारजा पॉलिसी का फायदा हमें हुआ, और ये नतीजा बेहतर खारजा पॉलिसी हमारी आप समझते हैं। मदर साहब, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं जो शाह साहब कह रहे हैं, मौजूदा जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से भारत को तन्हाई का सामना हो रहा है आलमी सतह पर? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, ये मौजूदा गवर्नमेंट की अगर किसी मिनिस्ट्री के कुछ पॉजिटिव पहलू नज़र आते हैं सही मानों में, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री के नज़र आते हैं। कोई ऐसे कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ तो नहीं आई हैं, लेकिन कम से कम इंगेज की मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, और अफ़गानिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इसी तरीके से और दीगर महाज जो हैं उसमें भी हमें नज़र आता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से हमें एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है, मेरा ख़्याल है ख़ित्ते में पाकिस्तान की अहमियत, और इस ख़ित्ते में ख़ास तौर पे न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो रीजनल इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की है और बनी है, इस वजह से भी एक बड़ी वजह बनी है कि उस तरीके से अमेरिका का या दीगर ममालिक का वो रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की अहमियत का भी पता है। और दूसरा, मेरा ख़्याल है कोई ऐसे शवाहिद नहीं दिए गए कि जिसकी बुनियाद पे दुनिया ये कन्विंस हो कि जो भारत कह रहा है वो दुरुस्त है। लेकिन ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह रीमा ने भी कहा कि हमारी कंसर्न्स रहनी चाहिए, हमारा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स रहना चाहिए, क्योंकि देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से भी अभी जो बात हुई है उसमें भी हमें कॉशन रहना चाहिए। इस पिछली मर्तबा के मुकाबले में इस मर्तबा जो चाइना का बयान आया है वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है कि उन्होंने कहा कि इस पर बात की जाएगी, और पहले कम्प्लीटली रिजेक्शन था। तो इसमें भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है
ये नहीं कि मौलाना मसूद अजहर के हवाले से अभी कल जनरल अहमद शोएब को भी हम सुन रहे थे, दीगर लोग भी के हवाले से दो राय, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू अगर आप सुने उसके हवाले से भी, कि उसमें किसी भी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान का कहीं इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आता, लेकिन साथ में उन्होंने जैश के हवाले से और मौलाना मसूद अजहर के हवाले से उनका एक बिल्कुल दूसरा ओपिनियन वो नज़र आया है। तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, और ये बिल्कुल जो इस वक्त ज़्यादा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप जॉइंट तारीफ भी कर रहे हैं सऊदी अरब और इंडिया का आया है उसके हवाले से, और अभी जब सऊदी अरब के मुनार चाइना गए तो उस हवाले से भी, तो इस वजह से एक मेरा ख्याल है खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यही है, खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत ही सबसे बड़ी वजह। आपके ख्याल में बाबर साहब, आलमी अदालत में कुलभूषण केस की समाअत भी जारी है, उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें, जो भारत की तरफ से अब बात की गई है, आप उसके ऊपर कोई तबसरा पेश करना चाहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई आईसीजे में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका कोई ताल्लुक है अमेरिका जो भी इस इशू के ऊपर कर रहा है उसके साथ। मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली आपको पता है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, आप अपने दोस्तों के साथ फोरसी करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ों के ऊपर हमारा और उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा और उस पर हमें काम करना है। मुझे ये लगता है कि बुनियादी वजह ये है, और तमाम जो मुल्क हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट मुल्क, वो अपनी अपनी इंटेलिजेंस भी जमा करते रहते हैं। सदर ट्रंप का भी जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, हम उन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं और सही वक्त के ऊपर हम कोई बयान देंगे। सो जब कोई किसी चीज़ में किसी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो इंटेलिजेंस का चैटर है वो अपने अपने मुल्कों में बताता है कि हाँ जी ये इस हद तक इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो इंडिया की मीडिया देख के भी और वैसे भी इंटरनेशनल जो रिस्पांस है उसे देख के भी नज़र यही आता है, और मेरे पास कोई अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है, नज़र यही आता है कि कोई डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं मिलती। जब जब किसी चीज़ की लिंकेज पाकिस्तान में आई है तो हमने देखा है एकदम इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता हुआ, लेकिन लगता यह है कि इससे पहले जब भी जैश ए मोहम्मद के बारे में बात हुई होगी, और जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का एक डायलॉग हुआ होगा, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, फ्रांस है फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक वेपन सिस्टम खरीदना है, वो इंडिया के कहने के ऊपर ज़रूर मूव कर देगा सिक्योरिटी काउंसिल में। और अगर हमारी कमिटमेंट चाइना के साथ इस ग्राउंड के ऊपर थी कि हम इंश्योर करेंगे कि जैश ए मोहम्मद हमारी टेरिटरी से बाहर कोई ऐसी उल्टी सीधी काम ना करे, और वो कमिटमेंट हमने पूरी की है, तो फिर चाइना के पास कोई रीज़न नहीं होगी इस वक्त कि वो अपना स्टैंड चेंज कर ले। सो इस वजह से पाकिस्तान एक कंफर्टेबल स्पॉट पे बैठा हुआ है। और जिस तरह दूसरी बात की मजहर साहब ने भी, इस वक्त ट्रांजैक्शनल जो जहां जिन जिन मुल्कों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, बेशक वो रशिया हो, बेशक वो अमेरिका हो, सबका इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पीस आए, यूएस विड्रॉ करे और एक जनरल स्टेबिलिटी आए, और वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत की ही बात आप भी कर रहे हैं। इस मामले पर हमारे तमाम तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद कि पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या मुतालबा किया जा रहा है, जानेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अदालत उज़्मा के सोमोटो के इख्तियारात पर सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जाली अकाउंट्स केस में नामजद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दीगर की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर तशवीश का इजहार करते हुए पार्लियामेंट में आज खुद नोटिस से मुताल्लिक अदालत उज़्मा का दायरा कार ज़ेरे बहस लाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी की आदत के साथ जो रवैया अपनाया गया है दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का ड्रामा बेनकाब हो चुका। जबकि फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत के फैसले का एहतराम करती है, चाहे वो उससे इत्तेफाक करती हो। पार्टी आर्टिकल 184(3) पर पार्लियामेंट में बहस के लिए काम करना शुरू करेगी ताकि आज खुद नोटिस के इख्तियारात का तयन करने के लिए कानून साजी की जा सके। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और सबसे पहले हम रीमा उमर की तरफ जाएंगे। रीमा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है इसको कैसे देख रही हैं आप, ये मुमकिन है? काफी साल से पीपल्स पार्टी ये करना चाह रही है। सेनेट की कमेटी ऑफ द होल ने क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म पे बहुत डिटेल्ड रिकमेंडेशंस दी थी।
कई साल पहले, मेरे ख्याल है 3-4 साल पहले, और उसमें भी एक यही रिकमेंडेशन थी कि जो 1843 है उसके बाद अपील का हक दिया जाए और सुओ मोटो पावर्स को कुछ हद तक रेगुलेट किया जाए। मेरा ख्याल है एटलीस्ट लीगल कम्युनिटी में इस पे तो दो राय नहीं है कि 1843 को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन दो सवाल उठते हैं। पहला कि कौन करेगा रेगुलेट, दूसरा ये रेगुलेशंस है वो किस तरह की होंगी। कौन करेगा, इसमें मेरा तो ख्याल है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी पावर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ये हमने देखा है कि 1980 से लेके 2007 तक काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत रिस्ट्रेंट के साथ यूज़ करती थी 1843। उन्होंने खुद बार बार कहा कि हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं बनेंगे, हम जो लोअर जुडिशरी है उनके इख्तियारात को यूसर्व नहीं करेंगे। फेयर ट्रायल के बारे में उन्होंने बहुत वाज़े बात की कि 1843 में क्योंकि अपील नहीं होती तो बहुत कॉशियसली इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब हमने देखा है कि उसमें चेंजेस आई हैं पिछली दिहाई में। तो मेरा ख्याल है आइडियली तो सुप्रीम कोर्ट को खुद रेगुलेट करने की ज़रूरत है। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रही थी, तो मेरा ख्याल है 1988 में उन्होंने खुद अडॉप्ट की सेट ऑफ गाइडलाइंस, मेरा ख्याल है 10-12 इश्यूज थे। उन्होंने कहा इसके अलावा हम अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हर साल वो उन गाइडलाइंस को रिव्यू करते हैं, उनमें तब्दीली लाते हैं अगर लाने की ज़रूरत है। तो शायद इस तरह की जो रेगुलेशंस है वो हमें खुद हमारी सुप्रीम कोर्ट को लाने की ज़रूरत है। रेगुलेट करने की जी, ज़रूरत लेकिन है प्रॉब्लम ये आपके है ख्याल में? अफसा कि अगर पार्लियामेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ये 1843 को रेगुलेट करने की पावर्स को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, तो एक तो मेरा ख्याल है वो शायद, पता नहीं वो रेगुलेशंस किस तरह की लगेंगी, लेकिन एक खदशा है कि वो जुडिशल इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर करें। और हमें चाहे जो भी हो, हमने पिछले 10 सालों में देखा है जुडिशल एक्टिविज्म, ओवर रीच, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जुडिशल इंडिपेंडेंस अभी भी एक बुनियादी रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है और वो किसी तरह से भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज पार्लियामेंट में नहीं ये होनी कि चाहिए हमने आपके ख्याल में? जी, और दूसरी चीज, सॉरी, अब से लास्ट पॉइंट, दूसरी चीज ये हमने देखा जब पार्लियामेंट ने जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम बदलने की कोशिश की तो 18वीं तरमीम में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए वो उनको भी रिव्यू कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की रिव्यू का इख्तियार भी रखते हैं। तो अगर पार्लियामेंट ने यूनिलैटरली ये करने की कोशिश की तो हम ये भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करे और उसको बेसिक फीचर्स के खिलाफ डिक्लेयर करके मतलब उनको खत्म कर दे वो अमेंडमेंट्स। तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से ये जो सब क्रिटिकल कमेंट्री लिखी जा रही है 1843 के इस्तेमाल पे, खुद उसकी बेसिस पे रेगुलेट करे अपनी पावर्स। और पार्लियामेंट से में बात करना ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट्स तक बात ना आए, वो सुप्रीम कोर्ट ही करे। आपके ख्याल में शाह साहब, आप अक्सर ये कहते आए हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ज़्यादातर मसले हल करती है, और साबिक चीफ जस्टिस साहब से मुतालिक भी उस दिन भी आपने कहा कि बहुत से ऐसे मसाइल थे जो वैसे हल ना हो पाते। तो अगर ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है तो आपके ख्याल में फिर उस तरीके से काम कर सकेगी जिस पर आप अक्सर तारीफ़ करते आए हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ। इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसमें अपील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूर सोचा जाना चाहिए, लेकिन मैं इसके हक में हूँ, ये होनी चाहिए। 35 मामलात ऐसे हैं जो किसी दिन आप प्रोग्राम रख लें कि जिनमें से जिस पे आज खुद नोटिस लिए जस्टिस साकिब निसार साहब ने, और उस पर 22 मामलात में वो रिलीफ मिला महकमों को और लोगों को, और अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाते तो मेरे ख्याल से कोई 10, 15, 20 साल लग जाना था इसी काम में ही उनको करते करते। तो ये एक अच्छा है। दूसरी लेकिन बात असल में ये है कि सवाल उठे तो सवाल उठा दिए, दायरा तंग हुआ तो दायरा कार पे बहस शुरू हो गई, कानून हरकत में आया तो कानून साजी होने लगी। यानी कर लें बहस, आप अदालत उज़्मा के शौक से कर लें बहस, यही एक बहस रहेगी, बाकी सारे मामलात हल कर चुके हैं। आवाम 22 करोड़ जो है वो इस वक्त दूध और शहद की नहरों पे बैठी है, आप कर लें ये बहस करनी है, बहस करने में क्या हर्ज है, और असम्बली में बहस हो भी क्या सकती है। अच्छा। लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब जा चुके हैं, जस्टिस खोसा साहब आ चुके हैं, जिन्होंने फरमाया कि वो ज़रूरत के अलावा, बहुत एमरजेंसी या ज़रूरत के अलावा आज खुद नोटिस नहीं लेंगे, और तो फिर क्यों ज़रूरत पेश आ गई। और हालांकि जरदारी साहब कल ही फरमा रहे थे कि जस्टिस साकिब निसार चले गए, अब हालात, उम्मीद है हालात में बेहतरी आएगी, फिर क्यों ज़रूरत पेश आ गई। अब ये तो होने से रहा,
कि ये बहस जो है, ये जो आज खुद नोटिस किए, ये खालिसतन अवामी फलाह बहबूद के लिए है, जमहूरियत के लिए है, सिविलियन बालादस्ती के लिए है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है, वो तो हो नहीं सकती। ठीक, अब मेरा ख्याल है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस पे आज खुद नोटिस हैं, सिंध के 3 बड़े करप्शन केसेस आज खुद नोटिस पे चल रहे हैं, बहुत सारों के सरों पर तलवारें लटक रही हैं आज खुद नोटिस की, या वो इसलिए वो दबाव डालना चाहते हैं, कोई पैगाम देना मकसूद है, तो आसपास तो होता भी ये बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, नया एक ऑप्शन आप ले रहे हैं न्यायी साहब, पार्लियामेंट में अगर बहस होती है इसके ऊपर, ठीक, न्यायी साहब अगर पार्लियामेंट में बहस होती है तो आपके ख्याल में कितनी साजगार साबित हो सकती है? 2015 की तजावीज है वैसे पीपल्स पार्टी की, अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं आई। सही, तो न्याय साहब जो अभी पीपल्स पार्टी ने इस पे बात की है, 2016 में क्यों नहीं आया, 2017 में क्यों नहीं आया, 2018 में क्यों नहीं आया, 2019 में क्यों आ गया? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप शाह साहब आप यही कह रहे हैं कि आप घेरा तंग हुआ है तो क्यों ख्याल आ रहा है इस चीज का? न्याय साहब बहस अगर होती है पार्लियामेंट के अंदर तो वो कितनी साजगार साबित हो सकती है आपके ख्याल में? क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बार ये जरूर कह रही है कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, इस बात का पीछा करेंगे इस बार। देखिए इफ्सा, ये पाकिस्तान में हमें कम से कम जो है ख़राब चीज़ों का जितना बड़ा तजर्बा है, शायद ही किसी मुमलकत को, किसी रियासत को इस तरह वसी और इस तरह तजर्बा हो। ये 184(3 है, जब ये नहीं थी तो भी इस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा था। फिर 184(3 के इस्तेमाल करके ने की जो खराबियाँ वो भी हमारे पास मौजूद हैं, इस्तेमाल ना करने की खराबी मौजूद हैं। जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट डिसमिस की गई थी और जस्टिस मुनीर ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में एंडोर्स किया था तो 184(3 नहीं थी। देखिए ये जो 3 बड़े इदारों का, जिसके पास एक इदारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा लेजिटिमेसी है वो है पार्लियामेंट, दूसरा इदारा है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बहुत मजबूत है, उसकी भी आइन तौसीक करता है, और कई इदारे हैं जिनके पास आईनी ताकत नहीं है लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं। इनका आपस में तनाव और टकराव जो है वो पाकिस्तानी रियासत को 70 साल से घायल कर चुका है। मैं इस बात के हक में तो बिल्कुल नहीं हूं कि 184(3 के ऊपर आप पार्लियामेंट में बहस करें और जो निज़ा है या इसको मजीद बढ़ाएं, तनाव को, टकराव को शिद्दत दें, हर तरह के दलाइल दें। लेकिन मुझे ये भी बड़ी अजीब लगती है कि रिको डिक 184(3 के तहत, रेंटल पावर 184(3 के तहत LNG पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट किया। हमने 5 साल LNG ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, एक्सपोर्ट नीचे चली गई, हमारी सारी की सारी पावर जनरेशन खत्म हो गई, स्टैंड स्टिल हो गई। किसी ने आज तक नहीं कहा कि इसका जिम्मेदार, इसके सुप्रीम कोर्ट पे जिम्मेदारी आती है या नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदारी आती है। हमें $4-5 बिलियन जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जुर्माना देना पड़ा है, 184(3 की मरहून मुनत है। देखें ये 184(3 जो है ये इसका बेईमाना इस्तेमाल ये नहीं है कि जो जस्टिस खोसा साहब ने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब हमने देख लिया है कि इससे हमारे अंदर खराबियां ज्यादा हुई हैं, परेशानियां ज्यादा हुई हैं, हमने हमारे अदालत का अपना जो 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 जिसको कहना चाहिए उसकी जो आज़ादी तो नहीं कहना चाहिए, जो न्यूट्रल है, जो उसका उनकी गैर जानबदारी है वो मुतासर कई दफा हो चुकी है 184(3 के साथ। ऑप्शन क्या ले रहे हैं आप? और वो हमने खुद सुना चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस थे कि मैं जो कुछ हूं वही कानून है। ये छप चुका है, हमारे टीवी पे आ चुका है कि मैं जो कुछ हूं वो वही कुछ है, वो कानून है। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ है कानून है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम भी मानते हैं कानून है। इसका मतलब ये है कि बाकी चीजें गैर वो तो ठीक है साहब। जैसा आप कह रहे हैं कि बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं? कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं मिली। शहजाद साहब की तरफ जाएंगे। पार्लियामेंट ने जब एक दफा डिस्कस करने की कोशिश की और कई दफा इसका अमली तजुर्बा देख भी चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप करेंगे हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ठीक, अब ये कि डिस्कस करें इस तरीके से कि कोई आईनी तरमीम आती है और 183 की हदूद का तयन होता है, खुशाइन बात है, लेकिन इसके ऊपर गाली गलोच नहीं होनी चाहिए कि हमारे अंदर बहुत पहले से इदारों के अंदर तनाव और टकराव और गलतफहमियां जो है, तनाव नहीं होना चाहिए, फ्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है पहले की वजह से। ठीक, शहजाद साहब ये तो फिर चीफ जस्टिस साहिबान की पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन है और वो किस किस्म का ख्यालात रखते हैं। जस्टिस खोसा साहब जो हैं वो बड़े वाज़ेह इन चीज़ के ऊपर कह चुके हैं अपने जजमेंट्स वगैरह के अंदर भी, तो आप क्या ऑप्शन लेंगे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इनकंसिस्टेंसी तो है और
चीफ जस्टिस की स्वादीद होती है वो किन इश्यूज पे लें किन पे नहीं लें। हमने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था और जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर था, उसमें बहुत सारे इश्यूज पे सूमोटो लिए गए। इस दौरान जो जजेस आए इनके दोनों के बीच में जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने नहीं लिए सूमोटो इतने ज्यादा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भी यही कह चुके हैं कि बड़ा स्पेयरिंगली इसको यूज करेंगे जहां पे जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पे एक तो ये जरूर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं जो कि आइन कहता भी है 184(3 जो कहता भी है वहां वो अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करें, लेकिन फौरी तौर पे जो सियासी इश्यूज हैं उससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए कोर्ट को, खासतौर पे 184(3 इस्तेमाल करने पर। जहां तक आपका सवाल है ये पीपल्स पार्टी का, देखिए मसला ये कि इस आर्टिकल के इस्तेमाल में तो इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन सियासी जमातों के मौकिफ में भी बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। 18वीं तरमीम के वक्त पहली मरतबा गालिबन ये जेर बहस आया था कि इसमें कोई तरमीम की जाए। फिर जैसे अभी रीमा ने कहा 2015 में पीपल्स पार्टी ने ये आवाज उठाई, लेकिन 2016 में जब ये पनामा केस चल रहा था नवाज शरीफ साहब पर, वो भी 184(3 का था, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जब फैसला आया उस फैसले का खैर मकदम भी किया, कहा नवाज शरीफ साहब को फौरन अमल भी करना चाहिए। उस वक्त उनको कोई एतराज नहीं था कि इसी 184(3 के अंडर जीआईटी बनाई गई थी। अब वो जीआईटी पे भी एतराज करते हैं। ना उनको ये एतराज था कि जीआईटी में आईएसआई एमआई के लोग क्यों शामिल किए गए थे, अब उनको ये भी एतराज है। तो यहां पे भी मैं बात कुछ हद तक इत्तेफाक करूंगा भट्टी साहब की इस बात से कि बड़ा स्पेयरिंगली और वक्त को देखते हुए पीपल्स पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं कि कब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी तरह नून लीग, आपको पता है जब पनामा का केस था तो उन्होंने कोशिश की कि इसमें 184(3 में अमेंडमेंट की बात की उन्होंने, लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब इस्तेमाल कर रहे थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो नून लीग खामोश थी। तो मैं नहीं समझता ये पीपल्स पार्टी की एक प्रिंसिपल पोजीशन है। हाँ, उन्होंने 2015 में ली होगी ये पोजीशन, आज भी ले रहे हैं, लेकिन वक्त को देखते हुए जरूरत पड़ रही है तो आप समझते हैं पोजीशन ले रहे हैं, प्रिंसिपल स्टांस नहीं होगा, नई ऑप्शन आप ले रहे हैं, मैं ना के ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ये और वैसे उसी किस्म का प्रिंसिपल सवाल बात ठीक उठा रहे है, हैं जो सारी अक्सर सियासी जमातों को बैठ के कानून साजी भी करनी चाहिए, कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, लेकिन सियासी जमातें इस पर जो है प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ले रही हैं, प्रिंसिपल पोजीशन नहीं लेती। जब जरूरत पड़ती है उस वक्त उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। बाबर साहब, पूरी गुफ्तगू को फिर सुनते हुए और आपके ख्याल में जहाँ ईमा कह रही थी इस पर भी हम चाहेंगे आप बात करें कि सुप्रीम कोर्ट खुद फिर करे इसको रेगुलेट, या फिर आपके ख्याल में बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, क्या तरीका कार ठीक होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की एवोल्यूशन अगर आप पढ़ें समझें, खाली पाकिस्तान में नहीं बाकी मुल्कों में भी, तो सारी की सारी पॉलिटिक्स ड्रिवन होती है। बिल्कुल क्रिटिसाइज ज़रूर करें पीपल्स पार्टी को कि अभी उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसलिए वो इस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे इवॉल्व होते हैं। आपने देखना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या शक्ल बेहतर निकलेगी इसकी रेगुलेशन से या नहीं निकलेगी, ये बुनियादी सवाल है। उसमें कुछ काम सुप्रीम कोर्ट को खुद करना पड़ेगा और करना चाहिए, और कुछ काम पार्लियामेंट को करना पड़ेगा और करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि आपने किस चीज़ पे सुओ मोटो लेना है और किसने सुओ मोटो लेना है, ये इख्तियार किसका है? ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है या ये चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है? अभी ये चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से जो उनका मिजाज होता है, वो जो इश्यूज उनके दिल के करीब होते हैं उन पे वो सुओ मोटो लेना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हमने देखा, साकिब निसार साहब के दौर में देखा, वो तो हस्पतालों पे छापे भी मारते रहे सुओ मोटो की मद में, जो किसी सूरत कॉन्स्टिट्यूशन एनविसज नहीं करता कि आप ये ऐसा काम कर सकते हैं। सो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव की डोमेन में जाके, लेकिन जब एक चीफ जस्टिस एक और इतने बड़े इदारे के चीफ हेड ये काम करे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त कोई किसी के पास पावर नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताएं, क्योंकि ये पावर इस्तेमाल बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की पावर के तौर पे होती है। सो एक तो ये बात है कि आपको रेगुलेट करना है कि कौन इसका नोटिस लेगा, किस तरह से लेगा, और उसकी रेगुलेशन होनी चाहिए। और कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू भी ये काम कर सकती है, अपने रूल्स को अमेंड करके भी ये काम कर सकती है कि इन इश्यूज पे लेंगे, ये इसका दायरा कार होगा, ताकि आम लोगों को पता हो कि इसका स्कोप क्या है और लॉ में सर्टेनिटी आए। दूसरी जो अपील की बात है वो बहुत जरूरी बात है। अगर आर्टिकल 10A का कोई मकसद है तो इसकी अपील होनी चाहिए। वो अपील सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि वो आपको कानून के थ्रू ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कौन इसकी अपील सुनेगा। सो अगर आप ये कानून बनाते हैं कि जी ये 5 मेंबर बेंच या 3 मेंबर बेंच सुओ मोटो सुनेगा और फिर उससे बड़ा बेंच 7 मेंबर बेंच या 9 मेंबर बेंच उसकी अपील सुनेगा, तो फिर वो काम बहरहाल पार्लियामेंट को करना है। और चूंकि खोसा साहब हैं, उन्होंने शुरू में एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात की, इस वक्त वो सुओ मोटो लेने के फेवर में नहीं है। ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस रादर देन के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, एक दूसरे से गुफ्तगू करके बात करके कहें कि आप क्या काम कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं, ताकि जो जिस तरह रीमा ने भी शुरू में बात की कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना बने।
हम एक सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं जो आज़ाद भी हो, खुद मुख्तार भी हो और पावरफुल भी हो, और हम इसी तरह एक पार्लियामेंट चाहते हैं जो आज़ाद, खुद मुख्तार और स्ट्रांग हो, और ये दोनों ओवरसी करें एक एग्जीक्यूटिव को जो अपनी पावर को एक्सीड ना करे। सो ये चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बड़ा जरूरी है कि तीनों आपस में बातचीत करें। जी बाबर साहब, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मदर साहब, यही जो बात है कि अगर बेंच सुमोटो लेता है तो वो वाली जो बात की जा रही है और एक शख्सियत के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इसमें कितना दाम है आपके ख्याल में? देखिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊं। मैंने एक जब जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ज़िंदा थे तो उनसे एक इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे कहा था कि 12 अक्टूबर 1999 को क्या आपने ये सोचा था कि सुओ मोटो ले लें? उन्होंने कहा मैंने 13 अक्टूबर को जजेस का इजलास किया और जजेस से राय ली, तो सिर्फ कराची के जो 4 जजेस थे उन्होंने सुओ मोटो के हक़ में फ़ैसला दिया, बाकियों ने कहा कि ना लिया जाए, तो लिहाजा सुओ मोटो नहीं हुआ। और माजी में हमने देखा कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल बनी तो हमें कहीं भी सुओ मोटो नज़र नहीं आया, यानी मुल्क का आइन कोई तोड़ रहा है लेकिन सुओ मोटो कभी भी नहीं लिया गया। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल हक़ में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद ही इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और उनके पेश नज़र मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ाइनल अपीलिंग अथॉरिटी होती है, फाइनल अपीलिंग फोरम होता है कि जहां आप एक आखिरी अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता है तो उसके बाद उस शख्स के पास जिसके खिलाफ आप सुओ मोटो लेते हैं या डिपार्टमेंट के खिलाफ, उसके पास फिर अपील का राइट कहाँ रह जाता है, और अगर अपील करता भी है तो फिर उसके दीगर वो एक तरीके से एक वीकर पोजीशन में होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें, और ख़ास तौर पे उसमें जो आम आदमी के इश्यूज हैं उसमें बिल्कुल 184(3) का इतलाक़ होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट को खुद ही देखना चाहिए। आपके ख्याल में इस मामले को बहुत अहमियत का हामिल मामला है, आपके ख्याल में चीज़ों को नहीं होता? बिल्कुल दुरुस्त। इस मामले पर हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी थी, नहीं 3 हाँ के ऑप्शन हैं। एक और खबर है, अहम खबर है, पीटीआई के 2 अहम रहनुमाओं से मुतालिक बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इख्तियारात की जंग ने हुक्मरान जमात के ही 2 अहम रहनुमाओं को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है, और ये ट्विटर पर एक जंग होती हुई दोनों रहनुमाओं के दरमियान देखी ही होगी। हमारे तमाम तजियाकारों ने भी इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम शहजाद साहब की तरफ जाएंगे। शहजाद साहब, आपके ख्याल में क्या वजह है कि इतनी खुलकर 2 अहम रहनुमा पार्टी के, एक तरफ बानी रहनुमाओं में शामिल नईमुल हक हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब हैं, क्या वजह है इसकी? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत को अभी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और इस तरीके से ट्विटर पर या टेलीविजन पर आप आकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, तासुर अच्छा नहीं जाता। और आज आपने देखा एहसन इकबाल साहब ने बड़े सार्केस्टिक अंदाज में अपने तकरीर की है और बड़े ताने दिए हैं गवर्नमेंट को कि आपसे काम एक तो हो नहीं रहा, ऊपर से आप आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में ये बात हो रही है, ट्विटर पर हो रही है और इसके अलावा टेलीविजन पर हो रही है। और मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त मैस हमें नजर आ रहा है पीटीवी का, इसमें कुछ हद तक जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर भी आएगी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आपके फवाद चौधरी साहब, लेकिन इसके अलावा 2-3 और लोगों को भी जिम्मेदारी दे दी है। यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी आ गए हैं, इन दोनों में से किस पे आएगी? दुरानी साहब भी हैं, इन दोनों में से आप किसका साथ देंगे? नईमुल हक साहब भी हैं। मैं बताता हूं आपको, मैं इशू आपको समझा दूं कि है क्या इस वक्त। डायरेक्टली इशू नईमुल हक वर्सेस फवाद चौधरी साहब का नहीं है। फवाद चौधरी साहब एक जगह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, लेकिन इसके अलावा जो 2-3 और एडवाइजर और तर्जुमान इमरान खान साहब ने लगाए हैं, उनको भी सब टास्क दिए हुए हैं कि किसी को पीटीवी का टास्क दिया हुआ है, किसी को कोई और टास्क दिया हुआ है। तो ये 3 लोग हैं जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के बड़े करीब हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब के अगेंस्ट है। उनमें एक सेनेटर साहब भी हैं, मामले खसूसी भी हैं, एडवाइजर साहब भी हैं। ये मसला इनका है, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से करीब है और नईमुल हक साहब भी वहीं पे होते हैं, बड़े करीब है, इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं उनके, तो लिहाजा ऐसा लगता है कि नईमुल हक साहब भी उन्हीं 3 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर कल जब फवाद साहब ने जाकर, जब यूनियन के प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पे फवाद ने जाके तकरीर की और उन्होंने, इमरान खान किसको पिक करेंगे शहजाद साहब? फवाद साहब इमरान खान साहब किसको पिक करेंगे? फवाद साहब ने जब तकरीर की तो उसका जवाब दिया, तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल चॉइस है। फवाद मुश्किल चॉइस है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पनामा के केस में, और इसके बाद भी
और नईमुल हक साहब बड़े क्लोज है इमरान खान से, तो मुझे लगता है कि मामले को सुलझाना पड़ेगा किसी तरीके से। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब किसको सपोर्ट करेंगे, बट आई थिंक इस मुश्किल चॉइस होगी उनके लिए। इमरान खान साहब को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सही, आपके वक्त थोड़ा कम है, ज्यादातर टाइम शहजाद साहब को हमने दे दिया है, तो 30 सेकंड में जवाब सिर्फ नाम ले सकेंगे आप लोग। रीमा, आपके ख्याल में किसको आप किसकी हिमायत करेंगी? अब्सा पता नहीं किसका करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में फवाद साहब का जो मौकफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन के। मिनिस्ट्री होनी चाहिए नहीं, पीटीवी होना चाहिए कि नहीं, ये डिफरेंट बात है, लेकिन इस सिचुएशन में एक चाहे नईमुल हक साहब इमरान खान साहब के दोस्त हों, एडवाइजर हों, लेकिन वो उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन बातों इस सिचुएशन में। में फवाद साहब का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त है। बाबर साहब। जी सही, मैं भी एग्री करता हूं कि जिसे मिनिस्ट्री दी हुई है, जो भी डायरेक्शंस अगर प्राइम मिनिस्टर ने देनी है तो उसे दें, लेकिन इमरान खान साहब इन दोनों को साथ रखेंगे, इन्हें साथ साथ चलाएंगे। इस तरह के झगड़े पार्टियों में भी चलते रहते हैं, कैबिनेट में भी चलते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार साहब का भी हमें याद है वो कैसे चलता होता था, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सही। इरशाद साहब, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ दीगर भी पार्टी में आवाज़ें उठ रही हैं, किसका साथ देंगे इमरान खान साहब? देखिए, ये तो पता नहीं कि वो किसका साथ देंगे, लेकिन मुझ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म को फवाद चौधरी का साथ देना चाहिए। पीटीवी इनकी वजारत के अंडर आता है, ये इनकी डोमेन है, अच्छे और बुरे के ये जिम्मेदार हैं, और वज़ीरों को बाख्तियार करना इमरान खान का नारा था। वैसे दाद दें अपने कायदे इनकलाब इमरान खान साहब को। डॉलर महंगा हो जाए कोई पता नहीं, गैस बिलों का पता कोई पता नहीं, नई फवाद लड़ाइयाँ और ठंड प्रोग्राम, एंड तक ठंड प्रोग्राम रखना है। और ये जो वाया भटिंडा आया है अरशद खान, इसका भी कमाल है। पीटीवी में घुसा नहीं जाता, पीटीवी में घुस नहीं सकते, बार इजलास फरमा रहे हैं, और 25 लाख तनख्वाहें, 65 लाख के बेनामी चेक्स, सुभान अल्लाह, और मुलाजमीन तड़प रहे हैं। शाह साहब ज्यादा इस पे बहस का। मजहर साहब, क्या ऑप्शन लेंगे आप? देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, मैंने इस मामले पे थोड़ी तहकीकात भी की है। मेरा ख्याल है इमरान खान टॉस करेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि उन्होंने खुद ये फैसला किया है, और जिस पे इख्तलाफ हुआ है कि पीटीवी का जो बोर्ड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है उससे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया गया है। और ये क्राइसिस बुनियादी तौर पे जो एमडी पीटीवी हैं उनकी वजह से, क्योंकि एमडी पीटीवी को नईमुल हक साहब सपोर्ट कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब उनके इस वक्त खिलाफ हैं, और वो उन्होंने एक ख़त भी लिखा, उस ख़त को लीक भी किया गया, उसके बारे में ये भी रहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब क्योंकि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास ये है, लेकिन जो इत्तला है वो यही है कि जो वजह तनाज़ा है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है पीटीवी बोर्ड से अलग कर दिया गया है, और मिनिस्टर की बोर्ड सुन ही नहीं रहा, इसलिए फवाद चौधरी साहब ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। सही। टॉस करेंगे आपके ख्याल में इमरान खान साहब? न्याय साहब, बहुत ज़्यादा नईमुल हक साहब पर उम्मीद है, वो कहते हैं कि जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। इमरान खान साहब किसका साथ देंगे? इमरान खान टॉस करेंगे, और इमरान खान टॉस करेंगे और दोनों तरफ नईमुल हक का चेहरा होगा। दूसरी बात यह है कि मैं दाद देता हूँ कि ये 2 सवाल आप मुझसे अगर पूछ लेते और मैं शहजाद साहब ने भी आपको क्यों दे दिया है, तो मैं कम अज़ कम रहनुमा असूल बता देता। तो एनीवे अभी फिर बता देता हूँ ताकि आपकी जो है ना इस डिस्कशन के ऊपर को आइसिंग हो जाए। देखिए, इमरान खान रहनुमा असूल ये है कि इमरान खान साहब जो बंदा अहमक हो, नाअहल हो, और उनकी इमरान खान की कमज़ोरियों के करीब भी हो और उससे कम को वाकिफ़ हो, तो इमरान खान उसको पसंद फरमाएंगे। तीसरी बात यह है कि क्रिकेट के ज़माने में भी इमरान खान साहब की तबीयत के अंदर एक चीज़ बिल्कुल रची बसी हुई है कि उनको अपने साथियों को लड़वा के मजा आता है। तीसरी बात यह है कि वो लोगों की इंसल्ट करके उनको आसूदगी महसूस करते हैं। न्याय साहब, आपके पॉइंट पे हम क्लोज कर रहे हैं, इससे ज्यादा है नहीं हमारे पास। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब टॉस करेंगे जिसके दोनों तरफ नईमुल हक साहब का ही नाम होगा। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।